जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और जो भी मेरे दोस्त मेरे भाई बहन रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास ये फर्स्ट क्लास है और मैं आपको बता दूं, इससे पहले कोई भी आरपीएफ की क्लास अभी तक नहीं हुई है और इस क्लास को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहली क्लास है, तो चलते हैं दोस्त अपनी पहली क्लास में पहले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा आज का प्रथम प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, क्या है, तो आप क्या बताएंगे। तो इसका सही जवाब आप लगा के आएंगे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, आभासी। आभासी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप इसको लगा देना है और चलना है अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य से है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य से है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे बताइएगा फटाफट। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो होना चाहिए संतूर, जो कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। तो संतूर यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त और ये बेसिक प्रश्न है क्योंकि आज ये फर्स्ट क्लास है। मैं आपको बता दूं आज ये फर्स्ट क्लास है और ये बेसिक क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग। और कंटिन्यू आपको रोज़ क्लास मिलेगी और कैसे पीडीएफ मिलेगी वो भी सब मैं बताऊंगा क्लास के बीच में। आप बस कंटिन्यू क्लास को करते रहिएगा। देखो यहाँ पे दिया गया है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो ये देखो आप क्या बताएंगे मैसूर का। ये आप ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे क्या आपका बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है सिली पॉइंट शब्द किससे संबंधित है। सिली पॉइंट शब्द किससे संबंधित है। देखो एक आपसे सिली पॉइंट पूछा जाएगा, एक आपसे पूछा जाएगा गुगली, एक आपसे पूछा जाएगा चाइना मैन, एक आपसे पूछा जाएगा गली। ये शब्द देखो सिली पॉइंट, चाइना मैन, गुगली शब्द और गली शब्द, ये जितने भी शब्द हैं ये आपके सिर्फ क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपसे पेनाल्टी स्ट्रोक पूछा जाएगा तो स्ट्रोक किस में होता है, बल्ले के अंदर होता है ना भाई, कहते हैं ना बहुत अच्छा स्ट्रोक है इस बल्ले में। तो ये पेनाल्टी स्ट्रोक जो है ये हॉकी में है। तो पेनाल्टी स्ट्रोक जो है ये किससे है, हॉकी से है। तो ये भी आप याद रखेंगे। देखो पेनाल्टी किक और पेनाल्टी स्ट्रोक, देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो पेनाल्टी किक की अगर बात करेंगे तो पेनाल्टी किक जो है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो यहाँ पे देखो पेनाल्टी स्ट्रोक हॉकी, पेनाल्टी किक आपका फुटबॉल और सिली पॉइंट शब्द जो है वो क्रिकेट से, गली शब्द आपका क्रिकेट से, चाइना मैन आपका क्रिकेट से और गुगली शब्द क्रिकेट से। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो आज की क्लास में आपका क्या स्कोर होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्त, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं मैं अब आप कोशिश करूंगा रोज़ की क्लास में कि आपको अभी से लेके हमारे जो 10 साल प्रीवियस प्रश्न पेपर हैं जो कि मैं खोजूंगा ऑनलाइन, मुझे जितने भी मिलेंगे, जितने भी वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखो आपके नेशनल पार्क आपसे पूछे जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि आपके टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखो यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाएगा, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है, तो ये असम में है। क्या ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और देखो आपसे अगर गिर नेशनल पार्क पूछेगा, गिर, तो गिर आपका गुजरात में है। गिर आपका गुजरात में है जो शेर के लिए जाना जाता है। शेर के लिए सबसे प्रसिद्ध जो है वो आपका गिर है और कहाँ पर है ये, गुजरात में है। देखो उत्तर प्रदेश में आपका एक नेशनल पार्क है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो याद रखना, दुधवा नेशनल पार्क। क्या, दुधवा नेशनल पार्क। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैंने आपको जितने भी बताए हैं आपने नोट किए होंगे और सभी को सही से आंसर भी किए होंगे। और देखो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, देखो अब मैं आपको पीडीएफ के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल फ्री पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप शिवम पटेल जीके क्यूज, अगर नहीं सर्च कर पा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा और वहाँ से आप सीधा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जहाँ से आपको रोज़ फ्री पीडीएफ मिलती रहेगी, वो भी बिल्कुल 100 क्वेश्चन की। आप सोचो आपके पेपर तक 100 क्वेश्चन करके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप लिख देना कमेंट बॉक्स में कि भैया मुझे पीडीएफ चाहिए या लिंक दे दो टेलीग्राम का, तो मैं दे दूँगा और आप
ज्वाइन कर लेना। देखो यहाँ पे दिया गया है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। पोंगल जो है वो किस राज्य का त्यौहार है, तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु का। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है कहाँ से संबंधित है, तो जो कुचिपुड़ी आपसे पूछा जाएगा वो आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। कब बना था, तो ये बना था 1953 में। कब बना था, 1953 में। और देखो करंट अफेयर की क्लास दोस्त देखते रहना, मैं तो देखता हूँ ठीक है, मैं डेली देखता हूँ करंट अफेयर की क्लास को, और आप भी देखना स्टार्ट कर दो। आप जिस भी चैनल पे जाओ जहाँ से भी आपको लगे कि आपको जो अच्छे से करंट अफेयर की क्लास समझा पा रहा है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दोस्त 4 से 5 क्वेश्चन तो पक्का है जो कि पूछे जाएंगे, हो सकता है कि ज़्यादा भी पूछ लिए जाए। देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, केरल से याद रखना आपसे कथकली पूछा जाएगा। कथकली लोक नृत्य, आपका जो कथकली है वो केरल से संबंधित है। आपसे कथक पूछा जाएगा, कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ये भी आप याद रखना। रासलीला कहाँ से संबंधित है, रासलीला कमेंट बॉक्स में बताना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। देखो ये आपका इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसका सही जवाब जो है वो क्या लगाएंगे, 16 सितंबर। 16 सितंबर ऑप्शन ए लगा देना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे आपसे शिक्षक दिवस पूछा जाएगा, शिक्षक दिवस, तो आप क्या बताएंगे, तो आपको बता देना है 5 सितंबर। शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर हो जाएगा। अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछ लिया जाएगा तब क्या बताओगे, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अगर पूछा जाएगा तो 5 अक्टूबर बता देना है। क्या, 5 अक्टूबर बता देना है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। तो चलते रहना है अपनी दौड़ में और एक दिन सफलता को पा लेना है। देखो यहाँ पे दिया गया है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अब यहाँ पे यकृत को देखते ही टिक मत कर देना मेरे भाई, वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न को सही से पढ़ो। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है, तो अगर अंग पूछेगा तो आप त्वचा को लगाएंगे। किसको लगाएंगे, त्वचा को लगाएंगे। जो हमारी ये क्या स्किन होती है ना, मेलानिन से बनती है ना, कलर भाई किससे बनता है, मेलानिन से बनता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये त्वचा जो है ये हमारा सबसे बड़ा अंग है। अब यकृत को कैसे लगाएंगे आप, अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा, क्या पूछेगा, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, तो आप यकृत को लगा देंगे। अगर सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो फीमर को लगाना है। ये कहाँ की होती है, ये जांघ की हड्डी होती है। और देखो स्टेपिस आपकी क्या होती है, स्टेपिस जो होती है ये कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है, तो ये भी आप याद रखना। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ये क्या हुआ यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार अगर पूछा जाएगा तो आपको क्या लगा देना है, तो आप ऋषभदेव लगा देना, ऋषभदेव। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋषभदेव बिल्कुल सही जवाब। लेकिन अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा, अगर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तब क्या लगाओगे, तो आपको लगाना है महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी जी को लगाना है, जो कि आपके 24वें एवं लास्ट तीर्थकार थे, मतलब 24वें एवं आखिरी तीर्थकार जो थे वो महावीर स्वामी जी थे। और ये इनको वास्तविक संस्थापक भी जैन धर्म का माना जाता है। और देखो बौद्ध धर्म का गौतम बुद्ध को संस्थापक, जो गौतम बुद्ध जी हैं वो संस्थापक हैं। अब मैं आपको और बताऊं, गौतम बुद्ध जी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा गया था कि सबसे पहले उन्होंने ज्ञान कहाँ दिया था, जो सबसे पहले उन्होंने ज्ञान कहाँ पर दिया था। ये आपके आरपीएफ में पूछा जा चुका है, आपके आरपीएफ में पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिया था, तो वो दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ में। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी बोध गया में। कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। तो ये भी आप याद रखना है दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो मैं तो दोस्त ऐसे ही आराम खुद भी पढ़ता हूँ और आपको समझाता हुआ सभी प्रश्नों को चलूँगा। देखो यहाँ पे दिया गया है
किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? भोर का तारा कहते हैं, संध्या का तारा कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, सबसे चमकीला है। तो ये सब का एक ही जवाब है आपका शुक्र। क्या? शुक्र ग्रह। और सबसे गर्म भी ये है। क्या? सबसे गर्म ग्रह भी आपका यही है। लेकिन कई बार आपके दिमाग में आएगा कि भैया सूर्य के सबसे नज़दीक जो है वो तो बुध है। क्या है? बुध है। लेकिन मैं आपको बता दूं बुध सबसे गर्म नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गर्म होने की वजह से, सूर्य की ज़्यादा गर्मी होने की वजह से उसके अंदर का जो वो क्या मौसम बोल सकते हैं ना, वातावरण ख़त्म हो चुका है, तो वो ज़्यादा गर्म उसको नहीं बोल सकते। जो सबसे गर्म है तो आपको गर्म पूछा जाएगा तो आप शुक्र को लगा देना। अगर आपसे सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाएगा तो आप बृहस्पति को लगा देना। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाएगा तो आप बृहस्पति को लगा देना। बृहस्पति का कलर भी पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखना पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। तो ये भी आप याद रखना। देखो मैं भी इस बार पेपर के लिए अप्लाई करूँगा। मेरा थोड़ा यार मैथ दिक्कत देता है, मेरा मैथ थोड़ा हाथ कमज़ोर है मैथ में, तो मुझे थोड़ा मैथ में दिक्कत रहती है। और देखो बृहस्पति का मैं आपको और बताऊं, बृहस्पति से आप एक चीज़ और याद रखना कि सबसे ज़्यादा समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला यही ग्रह है। कितने दिनों में करता है? अगर एग्जैक्टली लिखा होगा, मतलब करेक्ट लिखा होगा बिल्कुल एकदम, तो आपको ऐसा लिखा मिलेगा 11.86 वर्ष। लेकिन ऑप्शन में 12 वर्ष भी मिल सकता है, तो लगा देना 12 वर्ष आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाएगा तब कौन सा लगाओगे? करो अब इसका जवाब। तो मैं आपको बताऊं, आप शनि को लगाना है। किसको? शनि ग्रह को। और मैं बता दूं, ये इसका भी कलर बता दूं, इसका कलर काला है। कैसा है? काला है। शनि ग्रह का जो कलर है वो काला होता है। तो ये भी आप याद रखना है दोस्त। और सबसे कम समय में अगर पूछा जाएगा कि सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है, तो वो है दोस्त 88 दिन में कर देता है। कौन? बुध ग्रह। भाई सबसे करीब भी तो है, तो बुध ग्रह जो है ये 88 दिनों में सबसे कम समय में करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैंने आपको जितना भी बताया है आपने नोट किया होगा। देखो पीडीएफ में आपको सिर्फ श्रीलंका का पुराना नाम क्या था इसका आंसर मिल सकता है कि मैं लगा दूंगा सिलोन। अब यहाँ पे लिख दूंगा सिलोन। क्या? यहाँ पे लिख दूंगा सिलोन। लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसे आपको मिल जाएगा आंसर लगा हुआ पीडीएफ में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जब एक्स्ट्रा इसके बारे में बताऊंगा तो आप कैसे करोगे। देखो उज्जैन का पुराना नाम क्या था? तो अवंत का था। किसका? उज्जैन का। तो ये भी आप याद रखना, हो सकता है पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। बर्मा का पुराना नाम जो बर्मा है ना, ये इसका जो नया नाम है वो क्या है? म्यांमार है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि हो सकता है मेरी ज़बान पे सरस्वती माँ विराजमान हो, और जो भी स्टूडेंट आरपीएफ या किसी भी वर्दी के एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हे सरस्वती माँ, उन सभी का इस बार 100% सिलेक्शन हो जाना चाहिए। इस बार 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप एक बार अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, देखो मैं ज़्यादा नहीं कहता हूँ, सिर्फ एक बार कह रहा हूँ आपसे, पूरी क्लास के अंदर सिर्फ एक बार कहूँगा, एक मिनट का समय लूँगा कि आप बस लाइक वाला थंब वाला बटन याद दबा दो भाई के सपोर्ट के लिए, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना है। अब देखो यहाँ पे पूछा गया है, एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान आपको हो सकता है कि पेपर देखो मैंने कई जगह लिखा हुआ देखा है फ़ारेनहाइट में अगर बोलेगा तो फ़ारेनहाइट में मैंने 9.4 फ़ारेनहाइट भी लिखा हुआ देखा है। ठीक है, 4 फ़ारेनहाइट भी लिखा हुआ देखा है। और मैं आपको बता दूं 98.6 फ़ारेनहाइट भी लिखा होता है। तो ये आप देखो यहाँ पे याद रखना, हो सकता है आपको 4 की जगह पे 6 भी लिखा हुआ मिल जाए, तो आप घबराना नहीं है। ठीक है, और देखो इसका जो सेल्सियस में होता है, सेल्सियस में होता है 36.8, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सेल्सियस। तो अब देखो यहाँ पे दोनों इस टाइप से भी मिल सकते हैं और इस टाइप से भी लिखे हुए मिल सकते हैं कि सीधा 37 लिखा हो। तो ऐसा अगर लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, तो आप ए और बी दोनों को लगा देना। अब यहाँ पे आप याद भी कर लेना 98.4 फ़ारेनहाइट या फिर 36.8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आप जो मैंने आपको बताया वो भी सही है और ये भी दोनों सही है, तो आप इनमें से कोई भी लगा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि ये मैंने गूगल पे चेक किया तो ये दिखा रहा था कॉपी में, किताब में वो 98.4 दे रखा था, तो मैंने आपको इसलिए दोनों बता दिए कि हो सकता है जो ऑप्शन में दे दिया जाए वो आप लगा देना। देखो यहाँ पे दिया है गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे देखिए आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर जी। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो आप रविंद्रनाथ टैगोर जी को लगा देना है।
और देखो आपसे पूछा जा सकता है कि रामायण की रचना किसने की, रामायण जो है किसने लिखा है, तो आप क्या बताएंगे? वाल्मीकि जी ने लिखा है। बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या मैं आपको सही बता रहा हूँ? चाणक्य जी से एक याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक पूछी जाती है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति पर संबंधित है, राजनीति से संबंधित है अर्थशास्त्र। और चाणक्य जो हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानाचार्य और ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री भी रहे, ठीक है, प्रधानमंत्री भी थे। और प्रधानाचार्य तो तब थे, प्रधानाचार्य नहीं गुरु थे उनके जब वो पढ़ते थे। तो ऐसे आप याद रखिएगा, और हो सकता है आपसे पूछ भी लिया जाए तो आप याद रखना प्रधानमंत्री थे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? सूर्य और पृथ्वी, देखो ये रहा आपका सूर्य, ये रही आपकी पृथ्वी, अब इसके बीच में यहाँ पे ये चंद्रमा आ गया, तो अब क्या होगा बताओ? अब क्या होगा? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? भाई यहाँ से आपको ये बताओ, ये सूर्य की रोशनी क्या पृथ्वी पर पहुँचेगी जब चंद्रमा यहाँ पे आ गया? नहीं पहुँचेगी, तो भाई सूर्य ग्रहण हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण, मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे आपको ये भी याद रखना है। और चलते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है पौधों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? अब ये आपके लिए HW है, ये मैं आपको HW दे रहा हूँ, किसी का भी आंसर करना या ना करना, लेकिन इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्त जरूर करना है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली, अब दिल्ली तो आप सभी को पता होगा यार, तुरंत बता दोगे, यमुना नदी के तट पर स्थित है। भाई मथुरा आपसे पूछा जा सकता है, आगरा पूछा जा सकता है, तो आपको बता देना है। और देखो दिल्ली भी आपका यमुना के किनारे स्थित है। गंगा के किनारे आपका हरिद्वार हो जाएगा, ऋषिकेश हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका प्रयागराज जो है ये संगम पर हो जाएगा, तो ये भी गंगा यमुना का जो आपका संगम है प्रयागराज, प्रयागराज याद रखना, वहाँ पे इलाहाबाद में संगम है। और देखो मूसी नदी के तट पर आपका हैदराबाद स्थित है। क्या? हैदराबाद। तो ये भी आपको याद रखना है। इन सभी को क्या करूँ मैं इतना आराम से इसलिए आज करा रहा हूँ कि इन सभी को आप नोट करते हुए चलो यार, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। देखो राष्ट्रीय वनस्पति बाग कौन से शहर में स्थित है? बाग होगा यहाँ पे, भाग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है क्या पूछा जाएगा? बाग। तो राष्ट्रीय वनस्पति बाग जो है कौन से शहर में स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? लखनऊ में। लखनऊ भाई किसकी राजधानी है बताइए? लखनऊ जो है ये किस राज्य की राजधानी है? आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपने तुरंत बताया होगा उत्तर प्रदेश। अब मैं पूछता हूँ कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे आनंदीबेन पटेल जी। तो बिल्कुल सही है। देखो आपके राज्यपाल, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, आपसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानी 110% पेपर के अंदर पूछा ही पूछा जाएगा दोस्त। तो आप इससे नहीं बच सकते हैं, तो इसलिए आप अपना ये टॉपिक सही एकदम मजबूत करके जाना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि नई संसद का उद्घाटन कब हुआ था? नई संसद का जो उद्घाटन है कब हुआ था? देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये अभी जो नई संसद हमारी बनी है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप क्या बताएंगे? ये पक्का पूछा जाएगा। आप क्या बताएंगे? 28 मई 2023। 28 मई 2023 ऑप्शन सी लगा देना, बिल्कुल सही जवाब। अब आपसे हो सकता है कि जब आप एफएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका जो एरिया है कितने एरिया में ये स्थापित है? तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना दोस्त 64,500 वर्ग मीटर में स्थापित है। क्या? 64,500 वर्ग मीटर में स्थापित है। हो सकता है कि आपसे इसका लागत पूछ लिया जाए कि कितना पैसा लगा। भाई हो सकता है पूछ लिया जाए, पेपर अगर कठिन करेगा तो ऐसे क्वेश्चन करेगा। तो आप क्या बताएंगे? तो लगभग बताना 971 करोड़ रुपए, 971 करोड़ रुपए बता देना है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं मेरे भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो रोज़ मैं आपको सिर्फ एक क्लास दे पाऊंगा, क्योंकि मैं भी तैयारी करूंगा और मेरा मैथ में थोड़ा यार दिक्कत है। और अगर मुझे बताना आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई ऐसा आपको लग रहा हो टीचर जो बिल्कुल जीरो से आपको मैथ एकदम से मस्त तैयारी करा सकता हो, मतलब एकदम बेहतरीन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और क्लास की लिंक को ज़रूर शेयर करना मेरे पास, मैं एक बार जाके देखूंगा, क्योंकि मुझे मैथ की यार देखो लापरवाही नहीं करनी है, मुझे भी यार नौकरी चाहिए, ऐसे कुछ नहीं हो सकता है। तो इसके लिए यार थोड़ा हेल्प करिएगा, मुझे बताना। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। जीके की तैयारी मैं करवा दूंगा आपका, ये आप याद रखना। तो ये देखो
भारत में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो आप क्या बताएंगे? इसका भी जवाब आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी लगाना है, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। इनको कब मिला था बताइएगा, इनको कब मिला था? इन्होंने भारत का तो राष्ट्रीय गान लिखा ही था, और कौन से देश का लिखा था? हो सकता है पूछ लिया जाए, याद रखना बांग्लादेश का, अनार सोनार बांग्ला करके है, तो ये आप याद रखना। और देखो रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था 1913 में। कब मिला था? 1913 में। किस लिए? साहित्य के लिए। और देखो प्रथम महिला पूछा जाएगा अगर आपसे, तो आप क्या बताओगे? तो आप याद रखना मदर टेरेसा को मिला था। किससे मिला था? मदर टेरेसा को मिला था ना। किसके लिए? शांति के लिए। किसके लिए? शांति के लिए। तो ये भी आप याद रखना। तो यहाँ से आपका बंकिम चंद्र चटर्जी जी को तो पता ही होगा, राष्ट्रीय गीत लिखा था इन्होंने, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मैंने आज बोला ना आपको बिल्कुल हलवा क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। और कल से आपकी क्लास रेगुलर आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा टीवी टावर कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा टीवी टावर कहाँ है? तो भाई कौन सा है और कहाँ है? तो आप क्या बताएंगे? ये लेह में स्थापित है। भाई कहाँ है? लेह में स्थापित है। इसकी ऊंचाई क्या है बताइए? भाई देखो SI की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है आपसे ऊंचाई पूछ ली जाए, तो आप क्या बताएंगे? तो आपको तुरंत बताना है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 3440 मीटर। 3440 मीटर, और ये लेह में स्थापित है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, अस्पष्टता का उन्मूलन पूछा जाएगा, आपको 17 लगा के आना है। अगर आपसे 17 और 18 दोनों का पूछ दिया जाएगा तो आपको क्या लगा के आना है? तो आपको लगा के आना है सामाजिक समानता, तो जो कि आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप से होते हैं, बस माउस से यहाँ पे क्लिक करना होता है इस बिंदी के अंदर, जिस पे कर दोगे वही ग्रीन हो जाएगी, मतलब यही तुम्हारा आंसर हो गया, और बाद में आपको पता चल जाएगा। अब देखो प्रधानमंत्री से रिलेटिव याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भाई प्रधानमंत्री जी को नियुक्त किया जाता है, जीतती तो पार्टी है, नियुक्त किया जाता है। और कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो याद रखना 75। ठीक है। और देखो धर्म की स्वतंत्रता जो है, धर्म का प्रचार एवं धर्म की स्वतंत्रता जो है, ये आपके आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग आता है, 25 में आता है। और देखो मैं आपको बताऊं, आपसे पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? तो देखो प्रधानमंत्री को याद रखना 75 से होती है, तो उनको 76 से होती है, तो 76 याद रखना। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैंने आपको जितना भी एक्स्ट्रा बताया है आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? देखो ये क्लास ना, ये क्लास को ये मतलब ये आप जो PPT देख रहे हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये लगभग मैं अभी से 8 दिन पहले ही कर लिया था टाइप। थोड़ा तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैंने आर्मी अग्निवीर का जो क्लास चल रहा था वो भी बंद करना पड़ा मुझे, और ये भी नहीं स्टार्ट हो पाया, आज स्टार्ट हुआ है। और कल से आपको रेगुलर सभी क्लासें मिलती रहेंगी, और ख़ासतौर पे आपकी GK की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास रेगुलर होगी। देखो हवा महल आपका जो है ये आपका जयपुर में है। आपका जो चार मीनार है ये कहाँ पर है? चार मीनार आपकी शायद हैदराबाद में है ना, बताइएगा। आपकी कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। इसके कुतुब मीनार के पहले तो इसके बारे में देख लेते हैं, कुतुब मीनार के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ये कौन था? ये गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था, ये याद रखना। और आपको मैं बता दूं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश को माना जाता है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, वहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक दे दे और आप लगा दें तो गलत हो जाएगा दोस्त। और आपको देखो इल्तुतमिश हो जाएगा। दूसरी चीज़, कुतुब मीनार का कार्य पूरा किसने कराया था? तो ये भी इल्तुतमिश ने ही कराया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करा पाया था। अब देखो कुतुब मीनार के पास में एक लौह स्तंभ स्थित है। ठीक है, वो भी आप याद रखना, पूछा जा सकता है कि लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, किसके समीप स्थित है? तो याद रखना दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप स्थित है। तो हो सकता है पेपर में आपसे ये भी पूछ लिया जाए। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे पूछा गया है जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण क्या है? ये देखो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आप क्या बताएंगे
जनसंख्या बढ़ने का भारत में जो मुख्य कारण है वो है परिवार नियोजन में ध्यान ना देना। परिवार नियोजन में ध्यान ना देना, जो कि ऑप्शन बी लगा देना। मैं आपको सच बताऊं दोस्त, मेरे गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं, एक के बच्चे लगभग 18 होंगे और एक के बच्चे लगभग 16 होंगे, और ऐसे लोग भी हैं जिनके बच्चे लगभग 12 होंगे, और कई बच्चे इनके एक्सपायर भी हो चुके हैं। जब भाई ज़्यादा बच्चे होंगे तो कहाँ से यार उनका सही से ध्यान रख पाओगे, कहाँ से उनका इस महंगाई में पालन पोषण कर पाओगे, तो ये सब मुश्किल हो जाता है ना। मुझे देखो अकेला हूँ, उसके बाद भी यार पढ़ाई लिखाई और ये सब घर वालों को ऐसा लगता है कि 10 के बराबर अकेला खर्चा कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना, वो उनके 15 बच्चे, तो कहाँ से यार चलेगा। तो ये चीज़ें याद रखना कि परिवार नियोजन में ध्यान ना देना सबसे बड़ा जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण यही है, ठीक है। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत में उपराष्ट्रपति को कितने साल के लिए चुना जाता है, तो ये तो सभी को पता होगा। कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, तो ऑप्शन ए लगा देना है। और चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए या राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम जो दोस्त है वो होनी चाहिए 35 वर्ष। और देखो अगर गांव का प्रधान बनना है, क्योंकि गांव में अगर प्रधान जी बन जाओ फिर तो बवाल ही अलग होता है भाई, सही बात है। तो अब मुझे बताओ कि उम्र कितनी होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए? तो उसके लिए देखो 18 वर्ष तो आपका वोट देने की उम्र होती है, याद रखना। वोट देने की उम्र 18 वर्ष होती है, लेकिन उसकी उम्र 21 वर्ष होती है। कितनी होती है? 21 वर्ष होती है ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको यहाँ पे जितना भी मैंने बताया आपको समझ आया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो दोस्त, एक बार यार लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब आपको जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा आपका भाई आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला है, खुद भी तैयारी करेगा और आपको रोज़ इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन देता रहेगा। देखो यहाँ पे दिया गया है कि वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था? आप फटाफट बताइएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा भी जा सकता है पेपर के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या बताएंगे? दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे लगा देना है, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखो, एक आपसे पूछा जाएगा करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये आपके महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बताओ, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, जो कि आप याद रखना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और दिल्ली चलो का नारा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है? आप क्या बताएंगे? लगाओ अब यहाँ पे तुक्का। आपको लग रहा है आज के बेसिक क्वेश्चन बेशक हैं, लेकिन दोस्त सारे क्वेश्चनों के जवाब नहीं कर पाओगे। अगर आप कर ले गए ना तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इस क्लास से ही बता दे रहा हूँ, फर्स्ट क्लास से ही बता रहा हूँ, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा अगर सभी प्रश्नों के जवाब आपने कर दिए। तो हजारद्वारी महल जो आपका है वो है पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल से प्रश्न काफ़ी बनते हैं, जैसे कि एक तो प्रश्न यही बनेगा कि विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आपका पश्चिम बंगाल में है, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा जो आपका है वो कहाँ पर है? तो वो आपका पश्चिम बंगाल में है। तो ये देखो आप याद रखना, हो सकता है आप पेपर के अंदर पूछ लिया जाए, इसलिए आपको याद रखना है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर को किसने बसाया था? तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अशोक ने बसाया था। किसने? अशोक महान ने बसाया था। कलिंग का युद्ध लड़ा था, कब लड़ा था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फतेहपुर सीकरी जो है ये अकबर से संबंधित, याद रखना, अकबर ने बसाया था। और देखो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण भी अकबर ने कराया था, फतेहपुर सीकरी। तो ये भी आप याद रखना, बुलंद दरवाज़ा जो कि सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, देखो अभी भी सर्दी अभी भी लगी हुई है और ये सर्दी गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अब तक ये लगभग सही है, तो मैं आपको डेली क्लास देता रहूँगा। देखो यहाँ पे दिया है एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? इंपॉर्टेंट है यार, और ये तो आर्मी अग्निवीर के अंदर कई बार पूछा जा चुका है, आर्मी अग्निवीर और एसएससी जीडी में भी पूछा गया है, इसलिए आप अपना तैयार कर लेना। देखो 740 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 740 वाट होते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। तो ये भाई आपका एम्पियर है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन
सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पारादीप, एक मिनट, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? पारादीप बंदरगाह पूछा जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे? देखो इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके जलप्रपात हैं, बंदरगाह हैं, ये आप याद रखना। और देखो जीआई टैग, जीआई टैग में आपको, देखो मैं खुद पढ़ लूँ उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा, आपको बताना स्टार्ट कर दूंगा। इंपॉर्टेंट है भाई, जीआई टैग से भी एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब देखो पारादीप बंदरगाह पूछा गया है, तो पारादीप बंदरगाह जो आपका है ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में याद रखना, उड़ीसा से एक आपसे खारे पानी की झील पूछी जाएगी जिसका नाम है क्या? चिल्का। क्या है? चिल्का। ये भी आप याद रखना। आपकी महानदी वो भी आपसे पूछी जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपको मैं और बताने वाला हूँ, जो आप नोट कर लो। आपके प्रश्न का सही जवाब तो उड़ीसा हो ही गया। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का कौन सा राज्य है जो पूर्व में सबसे पहला राज्य है? तो आपको ऐसे भी याद रखना है कि सबसे पहले सूर्य भी वहीं निकलता है, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, पूर्व में। पश्चिम में अगर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है आपका गुजरात है। उत्तर में आपसे अगर पूछा जाएगा तो याद रखना आपका लद्दाख है। और दक्षिण में आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखना तमिलनाडु है। तो देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं और इन सभी को आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? ये प्रश्न तो फिक्स है यार, ये तो हर पेपर में पूछा जाता है। आप क्या बताएंगे? 5.5 घंटे। 5.5 घंटे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। हम लोग ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे हैं। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य है। देखो यहाँ पे फंसना मत। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दो पूछे जाएंगे और दोनों का जवाब अलग अलग है। तो ये आप पहले तो ये HW है, कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप मेरे साथ पहले जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, आप इसका आंसर कर देंगे। और नहीं तो आप इसको एक बार क्या करेंगे, देखो मैं आपको बता दूं, अब मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में से कोई, आप 2 ऑप्शन देता हूँ, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। कमेंट बॉक्स में बताएंगे, गूगल से चेक करके बताना, लेकिन सही जवाब बताना। देखो यहाँ पर दिया गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो अब यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए राम मोहन राय। राम मोहन राय, ऑप्शन ए लगा देना, आपका सही जवाब हो जाएगा। और दयानंद सरस्वती जी जो है, इनसे आप याद रखना, जो अभी मैंने आपको क्या बताया था, इनने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है ये दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद जो है ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। भाई किस लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सबसे सस्ती चूड़ियाँ मिलती हैं, ऐसे भी याद रखना, सबसे अच्छी। और ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब चूड़ियों का ही व्यापार होता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। तालों के लिए जो ताला होता है ना आपका, लॉक होता है, लॉक। तो लॉक जो है, लॉक के लिए आपका अलीगढ़ फेमस है। क्या? अलीगढ़, जिसका नाम अब शायद बदल के हरिगढ़ कर दिया गया है। क्या? अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ कर दिया गया है। तो ये भी आप याद रखना। अब देखो पेठा के लिए आपका आगरा प्रसिद्ध है। क्या? आगरा जो है ये पेठा के लिए प्रसिद्ध है। आगरा जो है ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। आगरा जो है लाल किला के लिए प्रसिद्ध है। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अब भाई लाल किला ये दिल्ली वाला मत समझ लेना, क्योंकि दिल्ली वाला जो है ये तो शाहजहां ने बनवाया था। किसने? शाहजहां ने। जिसने ताजमहल बनवाया था उसने दिल्ली वाला लाल किला बनवाया था। आगरा वाला जो लाल किला है ये अकबर ने बनवाया था। ये आप याद रखना। और देखो जब अगर बात शाहजहां की आ गई तो इसको स्थापत्य कला का स्वर्णकाल बोला जाता था, इसके काल को। ये भी आप याद रखना। और चित्रकला का स्वर्णकाल आपके जहांगीर की उसको बोला जाता था काल को। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि मेरे अंदर का भूत जाग जाता है, मैं चीज़ें खोद के निकालने लगता हूँ कि इससे ये, और कई बार ऐसा होता है मुझसे गलती हो जाती है। फिर मेरे दोस्त लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं, भैया आपने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, ये आपने आंसर गलत दे दिया। हाँ भैया, कभी कभी मुझसे हो जाता है, उसके लिए मैं पहले ही आपसे सॉरी बोल देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया है जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ है? HW, कमेंट बॉक्स में बताना। दिल्ली में आपका इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। अब आपके पास कोलकाता मुंबई बच रहा है। अब कोलकाता और मुंबई में याद रखना है आपको कि इसमें सुभाष चंद्र बोस जी को याद रखना। सुभाष चंद्र बोस जी का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पे दिया गया है
कि भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी। देखिए जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फुल फॉर्म याद रखना। जीएसटी का जो आपका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप याद रखेंगे। अब देखो कब शुरुआत हुई थी भारत में, तो ये देखो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है। तो ये देखो रटा रटाया क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले कब और कहाँ जीएसटी की शुरुआत हुई थी, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपको पता होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देखो यहाँ पे दिया गया है कि विश्व में सर्वाधिक चीनी उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में, तो विश्व में सर्वाधिक चीनी उत्पादक देश जो आपका है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा भारत हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गन्ना भी हम ही लोग पैदा करते हैं। अब अगर भारत में आपसे पूछा जाएगा तो आप कहाँ बताएंगे, बताइए। अगर आपसे भारत में पूछ देगा तो आप कहाँ बताएंगे, तो याद रखना मेरे भाई, भारत में आपको बता देना है यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका सही जवाब। अब देखो रूस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, रूस में सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब देखो हो सकता है आपसे चावल पूछ लिया जाए, तो चावल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चावल कौन से देश में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। महात्मा गांधी जी की हत्या जब हुई थी उस दिवस को हम शहीद दिवस के नाम से मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं जब हत्या हुई थी। अब कब हुई थी, तो यहाँ पे देखो आपके लिए संकट की घड़ी हो सकती है, आपको नहीं पता है तो याद रखना 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे ने गोली मार के गांधी जी की हत्या कर दी थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है नील नदी पर बस सबसे बड़ा शहर, बसा सबसे बड़ा शहर, नील नदी पर वसा सबसे बड़ा शहर आपको बताना है। नील नदी पर, तो नील नदी पर जो सबसे बड़ा शहर बसा हुआ है वो है काहिरा। क्या है, काहिरा है। देखो ये थोड़ा हार्ड होगा आपके लिए, लेकिन सबसे लंबी नदी है, इसीलिए मैंने सोचा कि हो सकता है पेपर के अंदर सबसे लंबी नदी ना पूछ के ये पूछ दे कि उस पर नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो उसके किनारे जो है काहिरा बसा हुआ है। और इसकी लंबाई याद रखना कितनी है, 6650 किलोमीटर। कितनी है, 6650 किलोमीटर आपका सही जवाब है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है विश्व में गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, विश्व में गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो विश्व में गार्डन सिटी के नाम से क्या जाना जाता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो फंसना नहीं है, ये यूएसए में पड़ता है। अब आप बताइएगा मुझे, अब तो तुरंत बता दोगे, शिकागो, शिकागो, शिकागो जो ऑप्शन ए में दिया गया है कहाँ पड़ता है, यूएसए, यूएसए। अब शिकागो में किसने भाषण दिया था बताइए, स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था ना। किस पे बोले थे बताइए, किस पे बोले थे, जीरो पे। किस पे बोले थे, जीरो पे। जब हमारे देश को सोचो कभी भी किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता था, मतलब कभी भी हम लोगों को बोलने का, बाहर किसी भी जगह बोलने का मौका नहीं मिलता था। अब जब शिकागो में मौका मिला तो वहाँ पे क्या हुआ, तो हमारे गुरुदेव ने ऐसा बोले, ऐसा बोले, ऐसा बोले कि वहाँ पर उन्होंने जो पेन भी यूज़ किया था ना मेरे भाई, जो वहाँ पर पेन भी यूज़ किया था ना, वो वहाँ पे उन्होंने आज भी संभाल के रख रखा है। अब कौन सा वो मेमोरियल है बताइएगा, वो कौन सा मेमोरियल है जहाँ पर उन्होंने ये सब संभाल के रख रखा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं आपको ज़रूर क्लास के अंदर ही बताऊँगा, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं ये सब आपको बताऊँगा, ऐसे समझा दूँगा चीज़ों को कि आप कभी भूलोगे नहीं। देखो यहाँ पे दिया गया है गुजरात राज्य के राज्यपाल कौन है। ये आप देखो जब जिस दिन पेपर देने जाओ ना, सारे एक बार लेटेस्ट चेक करके जाना कि इलेक्शन चल रहे हैं, कहीं पे मुख्यमंत्री जी चेंज होंगे, कहीं पे हो सकता है राज्यपाल जी चेंज हो जाए, तो ये सब चेक करके जाना। वहाँ पे ये मत कहना कि भैया ने मुझे बता दिया था कि गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत जी हैं, तो आचार्य देवव्रत जी ही लगा के आ जाओ, हो सकता है कि इलेक्शन के बाद चेंज हो जाए। तो ये सब चीज़ें आप याद करके जाना। और वहाँ के जो सीएम हैं वो भूपेंद्र पटेल हैं, तो ये भी आप याद रखना है, ठीक है दोस्त। और देखो गुरमीत सिंह जी जो हैं ये कौन है, तो ये शायद उत्तराखंड के ये राज्यपाल हैं। कहाँ, उत्तराखंड के राज्यपाल आपके गुरमीत सिंह जी हैं, तो ये भी आप याद रखना है। तो और फागू चौहान जी, जो मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, फागू चौहान जी कहाँ के राज्यपाल हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
7 टापुओं के नगर के नाम से जाना जाता है? 7 टापुओं के नगर के नाम से जाना जाता है। तो ये देखो, ये तो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये शहर आपका है मुंबई। क्या है? मुंबई, जिसको सपनों का शहर, सपनों की नगरी या सपनों का शहर जो है वो भी किसे बोलते हैं? मुंबई को। कि भाई मुंबई जाएंगे, वहाँ पे एक्टर बन जाएंगे, सपनों का शहर। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं। ये भी याद रखना, हो सकता है पेपर के अंदर पूछ लिया जाए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत की दिल्ली, जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी कब बनी थी? तो वो बनी थी 1911 में, स्थानांतरित हुई थी 1912 में। उससे पहले कहाँ थी? उससे पहले कोलकाता थी। उस टाइम वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? कमेंट बॉक्स में बताना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो भाई ये पाक जल संधि है। पाक जल संधि, ऑप्शन ए। कहीं लंका जल संधि मत देख लेना कि यहाँ लंका का नाम है तो लंका जल संधि लगा देना है, तो गलत हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो पाक जल संधि ऑप्शन ए याद रखना, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो, मैं आपको एक ही क्लास दे पाऊँगा क्योंकि यार मैं आपको सच बताऊँ, मेरे पास डाटा की दिक्कत है। मेरा एक ही नंबर रिचार्ज है, दूसरा कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, फॉर्म भी अप्लाई करना है, तो मैं आपको उतना देता रहूँगा जितना डाटा मेरे पास भी बच जाएगा। थोड़ा 3 GB में से मेरे पास भी थोड़ा बच जाएगा और आपके पास भी 2-2.5 GB की ये क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप चिंता मत करना, आपका 2-2.5 GB नहीं जाएगा। आप इस क्लास को मात्र 100 MB मुश्किल से खर्च होंगे, 220 पिक्सल पे करके देख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी पूछा जाएगा। अब ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल आप क्या बताएंगे? तो आपको तुरंत बताना है मानसरोवर झील। क्या बताओगे? मानसरोवर झील आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन ये जाके गिरती है जहाँ ख़त्म होती है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ जाकर ख़त्म हो जाती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर ख़त्म हो जाती है। भैया मैं पूछ रहा हूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो तो आप तुरंत बता देंगे कि भैया गंगा है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। मुझे पता है आपको रटा पड़ा है। ब्रह्मपुत्र जो है, इसकी जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। कितनी? 2900, मतलब 100 किलोमीटर कम, 3000 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। ये तिब्बत के पास मानसरोवर जो झील है वहाँ से निकलती है, तो ये भी आप याद रखना। और देखो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, यहाँ से एक नदी और निकलती है। ठीक है, कौन सी? सिंधु। कौन सी? सिंधु। तो ये भी आप याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए। मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी भी निकलती है, लेकिन ये जो है ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाके गिरती है। ये कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में जाके गिरती है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो, प्रश्नों को अगर याद करना है तो उसके लिए दोस्त मैं आपको बता दूं, आपको नोट करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा प्रश्नों को, आप तभी याद कर पाएंगे। बिना नोट करे ये प्रश्न याद नहीं होते हैं। आप चाहे 50 बार पढ़ लेना, याद नहीं होंगे जब तक आप इनको नोट या मतलब कहने का मतलब लिखेंगे नहीं। तो ये आप याद रखेंगे। देखो यहाँ दिया गया है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? अभी तो यार मैंने बताया था आपको। किसको बताया था? उत्तर प्रदेश को बोला था ना, तो याद रखना, उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न। और देखो, भारत में सबसे ज़्यादा जंगल जो आपके हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये भी आप याद रखना, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और सबसे ज़्यादा दाल जो है, दाल जिसमें प्रोटीन होती है, कहाँ पैदा होती है? मध्य प्रदेश में। सोयाबीन कहाँ पे पैदा होता है? तो सोया जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। इसी की वजह से, सोया के वजह से इसको सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप याद रखना। और आपका कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये भी आपका यहीं पर है, क्योंकि ऐसे पता है निमामिया से जो 8 चीते आए थे, कितने? 8 चीते आए थे, वो कहाँ छोड़े गए? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़े गए। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो भाई पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी। बताइए कहाँ पर स्थित है? तो ये भाई मेरे केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में स्थित है। तो ये भी आप याद रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ इन प्रश्नों को आपने नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा क्या है।
देखिए थोड़ा सा मेरा फ़ोन स्लो चल रहा है कि फ़ोन की जो कैपेसिटी है वो कम है और क्लास जो है वो बड़ी हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पे दिया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें क्या होता है, 2,000 रुपये किसानों को तिमाही मिलते हैं। ये होता है ना, 3 महीने बाद 2,000 रुपये मिलते हैं। अब ये जो इससे पूछ रहा है कि ये सम्मान निधि जो योजना है ये कब स्टार्ट हुई, तो ये 1 फरवरी 2019 से स्टार्ट हुई। 1 फरवरी 2019 से स्टार्ट हुई। और मैं आपको बता दूँ ये जो नेक्स्ट किस्त आने वाली है इसमें 2,000 रुपये मुझे भी मिलेंगे। मेरे नाम पर भी ज़मीन हो गई है, जो कि मेरे डैडी एक्सपायर हो गए थे तो वो ज़मीन मेरे नाम में आ गई। तो अब ये जो किसान सम्मान निधि मेरे पिताजी को मिल रही थी अब वो मुझे और मेरी माताजी को मिलेगी। समझ रहे हो ना, 2 जगह मिलेगी। तो ऐसे आप याद रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा बागवानी से संबंधित है। कौन सी क्रांति जो है वो बागवानी से संबंधित है। इम्पोर्टेंट है यार, क्रांतियों को पढ़ के जाना। ये आपकी जो स्वर्ण क्रांति है ये बाघ से संबंधित है। नीली क्रांति जो आपकी है ये मत्स्य उत्पाद क्या बताऊँ, मत्स्य पालन से संबंधित है। जैसे बोलते हैं मछली पालन या नीली क्रांति, तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो आपकी है ये किससे संबंधित है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्या झींगा उत्पादन से संबंधित है या किसी और से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे अधिक दाल किस राज्य में उत्पन्न होती है। अरे मैं अभी आपको बता के ही आया हूँ, मध्य प्रदेश। तो आप तुरंत लगा देना है, तो समय बर्बाद नहीं करना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है, इनमें से बताना है। SW है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और अगर फिजिकली आपको रनिंग करने में, बीम लगाने में, उठक बैठक लगाने में, लॉन्ग जंप, हाई जंप, किसी भी जंप में या किसी भी तरीके से कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी हेल्प होगी ये आपका छोटा भाई आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। और आप भी अपने भाई को यार एक बार सपोर्ट करने के लिए यार लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने दबा दिया होगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी मार दिया होगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दिया होगा। तो यहाँ पे दिया गया है वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो आप क्या बताएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके अजीत डोभाल जी। देखो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, अजीत डोभाल जी। देखो अमित शाह जी कौन है, तो ये कौन है बताइएगा। क्या ये आपके गृह मंत्री जी हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अश्विनी वैष्णव जी जो हैं ये आपके रेल मंत्री जी हैं। कौन, रेल मंत्री जी हैं। अनुराग ठाकुर जी कौन है, तो वो युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। और देखो आपको मैं बताऊं नितिन गडकरी जी जो हैं वो रोड परिवहन के मंत्री हैं। इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे तो आप इन सभी को याद रखना। और स्मृति ईरानी जी जो हैं ये कौन सी मंत्री हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। और देखो अगर आपको PDF चाहिए, वाकई में आप पढ़ना चाहते हैं, आपको PDF चाहिए, ये तो आपकी आज की ट्रायल था, आपकी डेमो क्लास थी, ठीक है। कल से आपको वो सारे प्रश्न मिलेंगे जो आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। आप बात करते हैं अपने काम की, कि अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे भैया PDF कर देना, ओनली PDF लिख देना। PDF चाहिए या PDF या टेलीग्राम का भैया लिंक दे दो, ग्रुप में ज्वाइन होना है, कुछ भी आप लिख देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में ही, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, अगर वहाँ पे एक्टिव दिखेगी तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी मेरे फ्यूचर वर्दी वाले, फ्यूचर फौजी, मेरे फ्यूचर सोल्जर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को मेरा एक बार फिर से दिल से जय हिंद। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जहाँ भी रहो। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में।